हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम दी चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अप टू सेल थियोरी। आज उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पढ़ लेते हैं बेटा सेल थियोरी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। आपने सेल का थियोरी देख लिया, स्क्लेडन एंड श्वान ने पहले प्रपोज किया, राइट। उसके बाद रुडोल्फ वर्चो ने उसे मॉडिफाई किया, है ना। अब जो सेल थियोरी उन लोगों ने प्रपोज कर ली है, मॉडिफाई कर ली है, तो सेल के बारे में आपके जो सेल हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो सेल का कंपोजिशन क्या है, सेल किससे बना हुआ है, वो पढ़ने के लिए आप जो पूरा टॉपिक स्टडी करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी में दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम लोग बेटा हेडिंग लिख देंगे टॉपिक की, दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं बेटा तो साथ साथ में आप भी अपनी नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग रहेगा हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। दिस इज द हेडिंग ऑफ आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो बेटा आप हेडिंग दे देंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। अब जैसे ही हम ओवरव्यू की बात करते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया तो अभी लैब्स में अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, जो भी लैब में इजीली अवेलेबल मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका अनियन, और अनियन का जो कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं अनियन पील। तो जो सबसे पहला मटेरियल आप लैब के अंदर देखेंगे दैट इज अनियन पील, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में जब आप स्टडी करते हैं तो जो सबसे पहला मटेरियल आप यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज अनियन पील। तो यू आर गोइंग टू स्टडी अनियन पील। साथ साथ में एक और अवेलेबल मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल रहता है दैट इज आवर चिक सेल। मतलब आप ह्यूमन के चिक्स के सेल अंदर से स्क्रैप करके स्लाइड पे रख के उन्हें ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो दूसरा मटेरियल जो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा दैट इज ह्यूमन चिक सेल। तो दूसरा मटेरियल बेटा कौन सा अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज ह्यूमन चिक सेल, ठीक है। तो दो मटेरियल आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक हो गया अनियन पील एंड दूसरा क्या है हमारा ह्यूमन चिक सेल। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमें तो पता है ना, हमें पता है कि जो हमारा अनियन पील है वो अनियन पील हमारा क्या है, तो इट इज अ प्लांट सेल। तो ये कौन सा सेल है बेटा, प्लांट सेल। और जो आपका ह्यूमन चिक सेल है वो क्या है बेटा हमारा एनिमल सेल। तो ह्यूमन चिक सेल क्या हो गया आपका एनिमल सेल। तो अनियन पील इज प्लांट सेल एंड योर ह्यूमन चिक सेल इज योर एनिमल सेल। अब दोनों को ही जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, दो माइक्रोस्कोप है आपके पास, सपोज पहले वाले में आपने रख दिया अनियन पील और दूसरे वाले में आपने रख चुके हैं ह्यूमन चिक सेल, दोनों को स्टेन कर लिया आपने, कलर कर लिया। अब जब आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो एज अनियन पील इज अ प्लांट सेल, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, हमें पहले ही बता चुके हैं थियोडर श्वान कि प्लांट सेल के पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे बाहर की बाउंड्री, वो कौन सी रहेगी, दैट विल बी सेल वॉल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको आउटर मोस्ट लेयर क्या दिखेगा बेटा, सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट लेयर आपको अनियन पील के अंदर क्या दिख रहा है, सेल वॉल। वहीं पे आपको ह्यूमन चिक सेल में जो डीलिमिटिंग लेयर है, यहाँ पे ह्यूमन चिक सेल में जो आपको डीलिमिटिंग लेयर दिखेगा वो डीलिमिटिंग लेयर हो जाएगा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे थियोडर श्वान ने सिर्फ बताया था आउटर लेयर, बट हम अब नाम दे देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन कॉल इट सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए आपके अनियन पील में क्या है, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, ह्यूमन चिक सेल में वही आउटर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब समझिए सेल वॉल के अंदर मतलब इनर टू सेल वॉल, इनर टू सेल वॉल फिर से क्या प्रेजेंट होगा, तो सेल वॉल के अंदर फिर से हमें क्या मिल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिल रहा है बेटा, तो सेल वॉल के अंदर आप देख पाएंगे फिर से सेल मेम्ब्रेन। तो इफ इट इज अ प्लांट सेल, सबसे आउटर मोस्ट आपको मिलेगा सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। एंड इफ इट इज अ ह्यूमन चिक सेल विच इज एन एनिमल सेल, वहां पे आपको आउटर मोस्ट लेयर क्या मिल जाएगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन। अब दोनों ही केसेस में इनसाइड योर सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही केसेस में, दोनों केसेस कौन कौन से बेटा, सबसे पहला हमारा अनियन पील
और दूसरा केस क्या बेटा हमारा, ह्यूमन चिक सेल। तो इन बोथ द केसेस इनर टू सेल मेम्ब्रेन, इनर टू सेल मेम्ब्रेन मतलब यहां से भी आ जाइए और यहां से भी आ जाइए। तो इनर टू सेल मेम्ब्रेन आपको क्या दिख रहा है, एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है बेटा हमें, एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इस डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो बेटा हम लोग उसे कह देंगे न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उस डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज सीन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सीन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, इस न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, तो न्यूक्लियस कंटेन्स, in turn it contains chromosomes। क्या प्रेजेंट है बेटा न्यूक्लियस के पास, क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स इन टर्न कंटेन्स डीएनए। क्रोमोसोम के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन अगर आता है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का नाम बताइए, तो आप जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या बताएंगे बेटा, डीएनए। ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए, तो डीएनए प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है बताइए, तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा आपको एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। उस डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, तो हम लोग उससे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहेंगे आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं बेटा, डीएनए, और डीएनए हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। तो क्या ये चीज आपको अंडरस्टूड है बेटा, डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, उसका नाम हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन्स डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही केसेस में सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ईदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो पहली पॉसिबिलिटी हम लिख रहे हैं बेटा, पहली पॉसिबिलिटी जो है आपकी कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इफ न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज, और देन दी सेल इज नोन एज, सेल को क्या कहेंगे वो लिख देते हैं, ठीक है। देन दी सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक। सेल को हम क्या कह देंगे बेटा, यूकैरियोटिक। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक। सेल को आप क्या कह रहे हैं, यूकैरियोटिक। तो दूसरी बात, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मान लीजिए आपके न्यूक्लियस के पास, इफ न्यूक्लियस डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन उस सेल को हम क्या कहेंगे बेटा, तो सेल इज नोन एज, सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। तो बेटा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तब आप सेल को कह रहे हैं बेटा प्रोकैरियोटिक। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था आपने सेल को कहा था बेटा यूकैरियोटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of nuclear membrane we have two types of cell। बच्चा कौन कौन से दो टाइप के सेल,
प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। प्रो का मतलब हो गया बेटा प्रिमिटिव, फर्स्ट फॉर्म्ड। तो जब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अभी तो प्रिमिटिव है तो इतना एडवांस नहीं है कि एक और मेम्ब्रेन लगा ले वो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था। तो न्यूक्लियस के पास जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है हम लोग उसे कह देंगे प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आप उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यू का मतलब हो गया बेटा ट्रू, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, अगेन न्यूक्लियस मतलब कैरियन। तो लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे, राइट। तो लिखते हैं बेटा कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है, और प्रो का मतलब है बेटा प्रिमिटिव, एंड यू का मतलब है बेटा ट्रू। देखो तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज। इससे कर देते हैं एक क्लाउड, इसे बना दिया हमने एक क्लाउड। ठीक है, तो जैसे ही हमने बोला कैरियन, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, एंड यू का मतलब हो गया बेटा ट्रू। तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो फटाफट हम लिख पाएंगे कोई भी स्ट्रक्चर। अगर प्रिमिटिव है तो वहाँ पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, उसका कैरियन ही प्रिमिटिव है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने बेटा बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था न्यूक्लियस, ठीक है, फिर आपने दो टाइप के न्यूक्लियस बता दिए, प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया, यूकैरियोटिक सेल बता दिया। अभी न्यूक्लियस के अलावा in addition to nucleus there are some other membrane bound structures which are found in a fluid, which are found in a semi fluid matrix inside your cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी आपको दिख रहा है, तो उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे बेटा? साइटोप्लाज्म। लोकेशन लिख रहे हैं हम लोग बेटा, लोकेशन लिख रहे हैं बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है। कैसी मैट्रिक्स प्रेजेंट है बेटा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसे आप क्या कहते हैं बेटा? तो इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कह देंगे बेटा इसे? साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म आपने लिख लिया बेटा, ये जो साइटोप्लाज्म हमने यहाँ पे लिखा, दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। जब भी लिखा हुआ आया बेटा एरिना, मतलब हो गया एरिया। एरिना का मतलब क्या हो गया बेटा? एरिया। तो मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, मतलब आपके सेल में जितने भी रिएक्शंस बेटा होने वाले हैं, सारे के सारे कहाँ पे होने वाले हैं? दे विल अकर इन साइटोप्लाज्म। दे विल अकर इन साइटोप्लाज्म। तो याद रखेंगे बेटा, आपके सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होने वाली हैं, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे होने वाली हैं? तो ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग टू अकर इनसाइड योर साइटोप्लाज्म। हमने हाईलाइट करके देख लिया, राइट? तो सारी एक्टिविटीज विल अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज। इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड बिटवीन योर सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुक जाओ 2 मिनट, हम लोग शेप्स में से बाहर निकल आते हैं बेटा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे साइटोप्लाज्म के पास सारी सेल्युलर एक्टिविटीज आर गोइंग टू अकर। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के पास दूसरे भी कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरे भी बेटा कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ध्यान देना बेटा इस बात पे। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म inside the cytoplasm other distinct structures are found
Other distinct structures are found which perform specific functions, and these structures are known as organelle. क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसे? ऑर्गेनली. तो सीधी सीधी बात है बेटा, आपके जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहे हैं, हु आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस, दे आर नोन एज ऑर्गेनलीज. उन्हें आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनली. तो ऑर्गेनली की डेफिनेशन, ऑर्गेनल की डेफिनेशन जैसे ही पूछिए आपको बेटा, आप क्या लिखेंगे? साइटोप्लाज्म के पास देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे अलग से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बिल्कुल दिख रहे हैं ऐसे सामने, एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन. कुछ भी काम करते रहेंगे सेल के अंदर, ऐसे ही तो फ्री बैठेंगे नहीं, तो दे विल परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस. अब ऑर्गेनली जो प्रेजेंट है बेटा, दे कैन बी ऑफ सर्टेन टाइप्स बेस्ड ऑन द मेम्ब्रेन दे कंटेन. तो कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हर एक ऑर्गेनली के पास, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनलीज को ग्रुप कर देते हैं. तो सबसे पहले जो आपके हैं बेटा वो हो जाएंगे आपके मेम्ब्रेन लेस. ऐसे नहीं लिखते, चलो एक काम करते हैं, हम ABCD लेबल करके लिखते हैं, ठीक है, लिस्ट बनाते हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनली आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली. कौन सा ऑर्गेनली बेटा? मेम्ब्रेन लेस. तो जैसे ही आप कहते हैं बेटा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली का मतलब वो ऑर्गेनली जिसके पास एक भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन होनी ही नहीं चाहिए. तो सबसे पहला वो ऑर्गेनली है हमारा दैट इज राइबोसोम. इसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं? तो जो सबसे पहला ऑर्गेनली बेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट इज राइबोसोम. अब वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं थी, याद करिए आपने उन्हें कहा था प्रोकैरियोटिक सेल. तो अगर उन्होंने अपने क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में, अपने DNA के सराउंडिंग में जो मेन जेनेटिक मटेरियल था बेटा, उसी के सराउंडिंग में जब मेम्ब्रेन नहीं दी, तो वो अपने ऑर्गेनलीज को भी मेम्ब्रेन नहीं बांटेंगे. तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट. बट जिन ऑर्गेनलीज के पास मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि राइबोसोम, तो वो तो आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट. तो राइबोसोम्स के पास बेटा मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो अगर राइबोसोम्स के पास बेटा मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम याद रखेंगे हमारे प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम्स कैन बी देयर, यूकैरियोट्स में तो रहेगा ही. तो वो कौन सा ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के पास प्रेजेंट हो सकता है? तो इट इज राइबोसोम. इट्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है बेटा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, बट दोनों में प्रेजेंट होता है. क्योंकि राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो हमारे प्रोकैरियोट्स भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली को रख सकते हैं, ठीक है. तो राइबोसोम इज फाउंड इन बोथ, it is found in both prokaryotes and eukaryotes. दोनों के पास आपके राइबोसोम्स कैन बी देयर. तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ ऑफ देम कंटेन राइबोसोम. ये हो गया आपका पहले मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली. कोई फंक्शन अब भी लर्न नहीं करेंगे, हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा सेल पे, राइट. तो चलिए पहला मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली हमारा कौन सा हो गया बेटा? राइबोसोम. इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. दूसरा ऑर्गेनली जिसका नाम मेंशन है ओवरव्यू ऑफ सेल वाले टॉपिक में NCERT के अंदर, एंड दैट ऑर्गेनली इज सेंट्रियोल, या आप कह सकते हैं सेंट्रोसोम, क्योंकि दो सेंट्रियोल मिलके बनाते हैं आपका एक सेंट्रोसोम. दोनों ही मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली. तो सेंट्रियोल इज अनदर एग्जाम्पल फॉर योर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली, और वो प्रेजेंट है सिर्फ ओनली फाउंड इन हैशटैग ओनली फाउंड इन एनिमल सेल. कौन से सेल के अंदर पाया जाएगा बेटा? सिर्फ
एनिमल सेल। फटाफट अंडरलाइन करेंगे। चलिए, राइबोसोम हमारे कहाँ कहाँ मिले हमें? राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स, दोनों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपके सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? तो सेंट्रियोल आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। सीधा सीधा है बेटा, एनिमल सेल के पास मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली पूछे सेंट्रियोल, कभी भी आप प्लांट्स के पास सेंट्रियोल का प्रेजेंस नहीं बताएंगे बेटा। तो सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट है हमारा? सिर्फ एनिमल सेल्स के पास। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सेकंड पे आते हैं। ये हमने देखे कौन से बेटा? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली, दो देखे आपने, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। दिस वाज पार्ट ए, राइट? तो चलिए, पार्ट बी में हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज जिनके पास मेम्ब्रेन है बट सिंगल मेम्ब्रेन है। तो अब हम नाम लिखने वाले हैं बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। कौन से ऑर्गेनली? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो अब आप नाम लिखेंगे वहां पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज के। तो पहला ही एग्जाम्पल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली में आ जाएगा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एग्जाम्पल लिखना है हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दूसरा एग्जाम्पल आप यहां पे याद रखेंगे बेटा, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा? गोल्जी अपैरेटस। अभी बेटा आप ओवरव्यू देख रहे हैं तो चिंता ही मत करिए, किसी भी ऑर्गेनली का फंक्शन याद अभी नहीं रखना है। तो पहला कौन सा ऑर्गेनली बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। गोल्जी अपैरेटस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तीसरा ऑर्गेनली जो आप याद रखेंगे दैट इज लाइसोसोम। फोर्थ ऑर्गेनली जो बेटा हम याद रखेंगे दे आर वैक्यूल्स। एंड फिफ्थ ऑर्गेनली जो हम यहाँ पे याद रखेंगे दे आर माइक्रो बॉडीज। तो देखिए बेटा, जब आप नेम याद करेंगे आपको 5 ऑर्गेनलीज की नेम याद रहने चाहिए। कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड माइक्रो बॉडीज। क्लियर है बेटा? अब हम चलेंगे पार्ट सी पे, जहाँ पे हम देखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। वो ऑर्गेनली भाई जिसके पास इतना पैसा है कि उसने दो मेम्ब्रेन लगा दी। पहले सबसे गरीब वाले देखे, मेम्ब्रेनलेस थे वो। फिर आपने देखे थोड़ा सा पैसा आया, सिंगल मेम्ब्रेन लगा ली। ठीक है, तो उस कैटेगरी में बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं। अब बहुत ज़्यादा पैसा आया, दो मेम्ब्रेन लगाई, तो बहुत पैसा तो कुछ कम लोगों के पास ही प्रेजेंट हो सकता है, राइट? तो अब हम देख रहे हैं बेटा सी वाला पार्ट, सी पार्ट दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। हम यहीं पे लिख देंगे बेटा सी करके हम लिखेंगे, सी करके आप लिखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। और जैसे ही बेटा हमने लिख दिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखने की बारी। तो एग्जाम्पल्स में कम लोगों के पास है, कम पैसा मतलब ज़्यादा पैसा कम लोगों के पास है। तो 3 ही ऑर्गेनली ऐसे हैं बेटा जिनके पास 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे हम लोग न्यूक्लियस। पहला ऑर्गेनली कौन सा हमारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक टाइप का ऑर्गेनली है बेटा, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके पास। ठीक है, साइटोप्लाज्म में नहीं है, साइटोप्लाज्म के अलावा है, इसलिए वहाँ पे एनसीईआरटी में नेम मेंशन नहीं है। बट हम अगर एज अ सेल सारे ऑर्गेनलीज देख रहे हैं तो न्यूक्लियस को क्यों भूल जाएं। सेकेंड नंबर गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड नंबर इज आवर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? एक टाइप का प्लास्टिड। तो जितने भी प्लास्टिड होंगे सबके पास 2 मेम्ब्रेन रहेगी। जितने भी प्लास्टिड बेटा सेल के पास होंगे सबके पास कितनी मेम्ब्रेन रहेगी? 2 मेम्ब्रेन रहेगी। तो 3 याद रखेंगे आप। कौन कौन से बेटा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फिर से एक बार,
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हम याद रखेंगे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो जितने भी प्लास्टिड होंगे बेटा सबके सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले हमने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन देखी बेटा कि कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं विच विल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब दो वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, दो वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। पहला डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन। उन्हें आपने कह दिया ऑर्गेनेली। अभी ऑर्गेनेली बेचारा गरीब है, उसके पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो आपने उसे कह दिया मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। दो ऑर्गेनेली के नाम आपने पढ़े कौन कौन से बेटा? राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। कौन कौन से पढ़े मेम्ब्रेन लेस में? राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है, प्रोकैरियोट्स क्यों जाने दे? तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के पास राइबोसोम प्रेजेंट है। सेंट्रियोल की कुछ ज़रूरत आपके प्रोकैरियोट्स को नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन वहाँ पे प्रोकैरियोट्स में किसी और मेथड से हो रहा है, तो उसको सेंट्रियोल रिक्वायर्ड नहीं था, उसने कहा जाने दो। ठीक है, अभी यूकैरियोट्स की बारी। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, ओनली एनिमल्स हैव सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का अकरेंस कहाँ दिखेगा? यूकैरियोट्स में, सिर्फ एनिमल सेल के पास। फिर आते हैं, थोड़ा पैसा आया, सिंगल मेम्ब्रेन लगा दी हमने, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है? ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड माइक्रोबॉडीज। फिर आ जाते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। बहुत पैसा है, कम लोग हैं, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में कौन कौन से इंक्लूड किया आपने बेटा? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपने ओवरव्यू देखा सेल का बेटा, कि जो भी आपका सेल बना हुआ है, आपने अनियन पील और ह्यूमन चिक सेल को कंपेयर किया, राइट? प्लांट सेल था तो सेल वॉल थी, नहीं था तो सेल मेम्ब्रेन थी। एनिमल सेल में सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी, दोनों में ही एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा था विच वॉज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास थे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंटेन्स DNA, और DNA हमारा क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने देखा कि भाई जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दिख रही है न्यूक्लियस के बाहर, उसे नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पास कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स दिख गए जो कुछ काम कर रहे थे, स्पेसिफिक फंक्शन, उन्हें हमने कह दिया ऑर्गेनेली। फिर आ गए मेम्ब्रेनलेस, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेनलेस में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ देखे सिंगल मेम्ब्रेन में, कुछ देख लिए डबल मेम्ब्रेन में। तो ओवरव्यू ऑफ सेल तो डन हो गया हमारा। बट जब हमने खूब सारे सेल्स देखे, इस वर्ल्ड में जितने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो हमें क्या पता चला बेटा कि जितने भी सेल यहाँ पे आपको आपके आसपास में दिख रहे थे, क्या सबकी साइज सेम होगी? नहीं, सबको ही अलग अलग कुछ काम कर रहा है, राइट? तो सभी सेल की साइज डिफर कर रही थी, मतलब सेल में वेरी इन शेप एंड साइज, in shape and size depending upon the function they perform, depending upon the function they perform। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको कहाँ दिखा बेटा? साइज बेस्ड डिफरेंस दिखा। कौन सा दिखा बेटा? साइज बेस्ड डिफरेंस दिखा। तो सबसे पहले डिफरेंस पे चलेंगे हम लोग, सेल्स में वेरी ऑन साइज, तो साइज बेस्ड डिफरेंस है ये। तो सेल में वेरी इन साइज। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं बेटा सेल का वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे बेटा जब हम एग्जाम्पल मेंशन करेंगे तो ध्यान रखना बेटा कि आपके ये जितने भी एग्जाम्पल NCERT में मेंशन्ड हैं, कहाँ पे मेंशन्ड है बेटा? NCERT में मेंशन्ड है, वो आपके फॉर श्योर क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, आपके नीट के लिए, पूरे फॉर श्योर क्वेश्चंस हैं, मतलब ये तो आने ही आने हैं, यहीं से आएंगे। तो और कुछ एक्स्ट्रा जीके की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो NCERT में जो साइज मेंशन्ड है, NCERT में जो शेप्स मेंशन्ड है, सिर्फ वही आपको करने हैं। क्लियर है बेटा? तो हमारे लिए तो अच्छी बात हो गई, सिर्फ जो NCERT का डेटा है वही हमें याद रखना है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ सोचना नहीं है। चलिए चलते हैं, साइज बेस्ड वेरिएशन देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो साइज की जब बात करते हैं तो शुरुआत तो छोटे आदमी से करो, तो माइकोप्लाज्मा से स्टार्ट करो। तो माइकोप्लाज्मा विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, कैसा सेल है बेटा? स्मॉलेस्ट। रुको, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट
लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट तो है ही, बट हम कहेंगे लिविंग सेल है, क्योंकि फिर आप मुझे क्रॉस वेरीफाई करोगे मैम वायरसेस आर दी स्मॉलेस्ट, तो वायरसेस आपके लिविंग तो नहीं है, इसीलिए हमने ऐड कर दिया बेटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा। साइज लिखेंगे हम, तो इसका साइज हो जाएगा बेटा 0.3 माइक्रोमीटर। साइज क्या हो जाएगा बेटा 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखेंगे एग्जाम्पल कौन सा है 0.3 माइक्रोमीटर के लिए, माइकोप्लाज्मा। चलिए अभी सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं बेटा। जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा दैट इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में बेटा जब आप लिख रहे हो तो आप एवरेज साइज लिख रहे हो, क्योंकि सभी बैक्टीरिया की तो सेम नहीं होगी। सब बैक्टीरिया, इतने सारे बैक्टीरिया हैं दुनिया में, तो सबका साइज तो सेम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बेटा एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हम बोल रहे हैं एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया, हम वहाँ पे आंसर करेंगे बेटा 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 3 to 5 माइक्रोमीटर इज द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा एग्जाम्पल जो बच्चा हम यहाँ पे याद रखेंगे, जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट इज ह्यूमन आरबीसी। बाकी बाहर की बात क्यों करें, खुद की बात करते हैं सबसे पहले। तो ह्यूमन आरबीसी, तो ह्यूमन आरबीसी का बेटा आपको डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, एंड दैट इज 7 माइक्रोमीटर। कितना है ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर बेटा, इट इज 7 माइक्रोमीटर। अंडरलाइन करेंगे किसका डायमीटर है, ये ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर है। तो फोर्थ एग्जाम्पल भी एक काम करते हैं, ह्यूमंस में से ही ले लेते हैं। तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो भी बेटा ह्यूमंस में से है। तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है हमारा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। और जैसे ही तुम्हें बेटा पूछे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस, तो आप आंसर करेंगे बेटा नर्व सेल। क्या आंसर करना है हमें, नर्व सेल। कहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल है बेटा, ह्यूमंस का। किसका लॉन्गेस्ट सेल है, ह्यूमंस का। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। तो जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं दे आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। हम लोग एक और सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जब इतने मेंशन कर रहे हैं तो दुनिया का लार्जेस्ट सेल क्यों भूल जाएं, है ना। तो पूरा जितने भी सेल्स तुम ऑब्जर्व करते हो, उसमें लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल जब आपको पूछे बेटा सीधा आपको याद रखना है अंडा हो जाना है। क्या हो जाना है बेटा, अंडा। तो याद रखेंगे हम लोग एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो एग सेल है, सिंगल आइसोलेटेड एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच, सिंगल आइसोलेटेड एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल और इज द लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल हो गया एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, माइकोप्लाज्मा हो गया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बैक्टीरिया की आपने देख ली एवरेज साइज बेटा, ह्यूमन आरबीसी का आपने क्या देखा बेटा, डायमीटर, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का क्या था बेटा, नर्व सेल। तो ये सारे हो गए साइज के वेरिएशंस जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। श्योर आपको याद करने हैं, ये तो आपको याद रहने ही चाहिए बेटा। तो इतने साइज के वेरिएशंस तो आपको लर्न हो जाने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा शेप के वेरिएशंस। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए बेटा सेल्स मे वेरी इन शेप, लिख दीजिए वहां पे सेल्स मे वेरी इन शेप। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा, सेल्स मे वेरी इन शेप। सबसे पहला जो शेप का वेरिएशन है बेटा, जो सबसे पहला शेप का वेरिएशन है, हम लोग पहले शेप बोलेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला शेप आपको यहाँ दिखता है बेटा वो है राउंड एंड बाय कॉनकेव। क्या दिखेगा आपको, राउंड एंड बाय कॉनकेव। तो हम लोग इसका बेटा दिखेंगे लेटरल व्यू।
हम लोग उसका साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने उसे लेटरली ऑब्जर्व किया तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था बेटा, देखा? तो कैसा है, बीच में से दोनों साइड से कॉन्केविटी प्रेजेंट है, तो राउंड है। जब आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, राउंड, बट दोनों सरफेस अंदर की तरफ कॉन्केव, तो उसका लेटरल व्यू देख रहे हैं अपन। एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा बेटा RBC। एग्जाम्पल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो RBC। तो पहला शेप जो तुमने स्टडी किया वो क्या है, राउंड एंड बाइकॉन्केव, लेटरल व्यू देखा तुमने। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, RBC। क्यों इसने ऐसा शेप ऑब्टेन किया, कोई आपको कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों ऐसा बाइकॉन्केव शेप है, राउंड रह जाता। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्या इंक्रीज करने के लिए बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, उसका शेप कैसा हो जाएगा, बाइकॉन्केव। राउंड होने के साथ साथ वो कैसा है, बाइकॉन्केव। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं बेटा विच आर अमीबॉइड, कैसे हैं, अमीबॉइड। तो इर्रेगुलर सा शेप है, बीच में न्यूक्लियस बना दीजिए। एग्जाम्पल हो गए हमारे वाइट ब्लड सेल। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे वहाँ पे हमारे, वाइट ब्लड सेल। तो जो हमारे WBCs हैं उनका शेप कैसा रहेगा बेटा, अमीबॉइड। WBC का शेप कैसा रहेगा, अमीबॉइड। आ जाएंगे हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे, ध्यान देना बेटा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, जो थर्ड एग्जाम्पल है हम लोग लिखेंगे इलोंगेटेड। कैसा है वो, इलोंगेटेड। तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे एक लॉन्ग ट्यूब ड्रॉ कर लो बेटा, और उसके बीच में गोले प्रेजेंट है, तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, इलोंगेटेड। ब्रैकेट में नाम लिखेंगे हम ट्रैकिड। क्या है ये, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो प्लांट्स के अंदर वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं बेटा, ये वही ट्रैकिड्स हैं। इनका शेप कैसा रहेगा, इलोंगेटेड। ठीक है, फोर्थ शेप हम देख रहे हैं बेटा। जो फोर्थ शेप है यहां पे देखो, लॉन्ग एंड नैरो। फोर्थ शेप क्या है हमारा, लॉन्ग एंड नैरो, मतलब ऐसे लॉन्ग नैरो, लॉन्ग नैरो, लॉन्ग नैरो, ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं। यहां पे हमने न्यूक्लियस बना दिया इन सब का, तो लॉन्ग एंड नैरो सेल्स प्रेजेंट हैं। आप एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्या लिखेंगे हम, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो जो आपके कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं बेटा, उनका शेप कैसा हो जाएगा, लॉन्ग एंड नैरो, राइट। अब शुरू करेंगे हम फिफ्थ शेप, दैट इज राउंड एंड ओवल। ओवल शेप ड्रॉ करने हैं आपको, इस तरह से ओवल शेप ड्रॉ करने हैं, और इनके अंदर कुछ डॉट्स ऐसे बनाने हैं आपको। ये सारे डॉट्स बेटा क्लोरोप्लास्ट है, और ये है हमारा मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल सेल्स, जहाँ पे मेन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स। मेन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन मेसोफिल टिश्यू। ये वही मेसोफिल टिश्यू के सेल्स हैं जो राउंड एंड ओवल है। लास्ट शेप जो बेटा आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाता है आपका, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कैसा रहेगा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो जब भी आप लॉन्ग एंड ब्रांच्ड बेटा ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह से एक मेन सेल बॉडी बना देंगे, उसमें से कुछ बाइफर्केशंस बना देंगे, एक सिंगल बाइफर्केशन को इलोंगेट करेंगे, जिसको एंड में ब्रांच कर देंगे। आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है बेटा ये कौन सा सेल है हमारा, नर्व सेल। ये न्यूरॉन का डायग्राम है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ शेप्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे पहला शेप जो आपने यहाँ पे स्टडी किया, दैट इज राउंड एंड बाइकॉन्केव। सबसे पहला शेप कौन सा था, राउंड एंड बाइकॉन्केव। एग्जाम्पल क्या था बेटा, RBC। दूसरा शेप जो आपने देखा दैट इज अमीबॉइड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वहाँ पे, WBC। जो थर्ड शेप आपने देखा दैट वाज इलोंगेटेड। एग्जाम्पल क्या है, ट्रैकिड्स। फोर्थ शेप जो आपने देखा दैट इज लॉन्ग एंड नैरो, और एग्जाम्पल क्या है वहाँ पे, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। फिफ्थ शेप जो आप देख रहे हो दैट इज राउंड एंड ओवल। एग्जाम्पल मेसोफिल। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड कहेंगे बेटा तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नर्व सेल।
तो हमने साइज़ के वेरिएशन देखे, हमने शेप के वेरिएशन देखे, हमने ओवरऑल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है वो सब कुछ देख लिया। तो आज की क्लास के बाद बेटा आपका ओवरव्यू ऑफ सेल खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ तक कि अपनी नोट्स आप कंप्लीट कॉपी करिए, लर्न करिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे दैट विल बी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू।